अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। वर्तिका ग्रीन और ऑरेंज कलर के लहंगे में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने किसी पर भी ध्यान न देते हुए वंश के साथ आगे बढ़ गई और पल्लवी के पास जाकर खड़ी हो गई और पल्लवी और रंजना जी से बातें करने लगी। उसके साथ ही साक्षी और त्रिवेणी भी जाकर पल्लवी से और रंजना जी से मिले। पल्लवी ने फिरोजी कलर का लहंगा पहना था और वंश ने नेवी ब्लू सूट, जिसमें दोनों ही काफ़ी जच रहे थे। कुछ देर बाद सगाई का अनाउंस हुआ तो सब लोग आ गए। त्रिलोकी और रंजना जी, आरती और चंद्रिका जी दोनों तरफ से मेहमान भी भरे पड़े थे। वर्तिका ने अंगूठी पहले वंश के तरफ फिर पल्लवी की तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने अंगूठी पकड़ी और अपने अपने पेरेंट्स से सहमति लेकर एक दूसरे को पहना दिया। इसके साथ ही तालियों, फूलों और सीटियों की आवाज़ें गूंज गई। कुछ देर बाद दोनों ने सबसे बारी बारी से आशीर्वाद लिया और स्टेज पर ही बैठ गए। सब लोग बारी बारी से आकर दोनों को बधाई और गिफ्ट्स दे रहे थे। वर्तिका अब स्टेज से नीचे उतर कर आ गई तो निखिल सामने आकर बोला, ए ब्यूटीफुल, आज आप काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। वर्तिका बोली, थैंक यू। निखिल बोला, तो क्या हम साथ में डांस कर सकते हैं? नहीं, मुझे पापा बुला रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी, बोलकर दूसरी तरफ वर्तिका चली जाती है। चंद्रिका जी सबसे वर्तिका को बारी बारी मिला रहे थे, लेकिन निखिल की नज़र अभी भी उसी पर टिकी हुई थी। नवनीत, निखिल का दोस्त, उसके पास आकर बोला, क्या भाई, लड़की भाव नहीं दे रही है, फिर भी उसके पीछे पड़े हो? निखिल बोला, अब क्या करें, नीच जो उड़ा कर ले गई है, मुझे तो हर जगह बस वही दिख रही है। नवनीत बोला, मगर मुझे नहीं लगता तेरा यहाँ कुछ होने वाला है। देखते हैं, फिलहाल के लिए थोड़ा ट्राई किया जाए, क्या पता कुछ हो जाए, बोलकर जूस वाले के पास जाता है। वर्तिका सबसे मिलते मिलते बोर हो गई थी तो चंद्रिका जी से बोलकर बाहर चली गई, जहाँ थोड़ा सा कम भीड़ था। तो एक खाली जगह देखकर बैठ गई, जहाँ उसे कुछ सुकून महसूस हुआ। बाहर देव सारी सिक्योरिटी चेक कर रहा था, सब सही है कि नहीं। कुछ देर बाद एक वेटर वर्तिका को जूस का ग्लास पकड़ा गया तो वो आधा पीकर आधा वहीं रखकर बैठी रही। अंदर इतना भीड़ था कि किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो कहाँ है। कुछ देर बाद निखिल उसके पास आया और बगल में बैठते हुए बोला, हे वर्तिका, यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर, सब डांस और मस्ती कर रहे हैं। वर्तिका ने उसे देखा, फिर बोली, तुम जाओ, मुझे अकेले रहना है। निखिल बोला, यार तुम्हारे भाई का इंगेजमेंट है, कुछ तो मस्ती बनती है, चलो, और उठकर उसका हाथ पकड़कर उठाने लगा। मैंने बोला ना, मुझे नहीं जाना, समझ नहीं आता क्या? छोड़ो मेरा हाथ। निखिल बोला, बस थोड़ा सा ही डांस करेंगे, प्लीज़ यार, इतना भाव मत खाओ। वर्तिका अपना हाथ झटक कर, एक बार बोलने पर समझ नहीं आता तुम्हें? मैंने बोला ना, तो इसका मतलब सिर्फ ना ही होता है, बोलकर आगे बढ़ गई। निखिल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बिना कुछ बोले वो भी उसके पीछे चला गया। वर्तिका अंदर आकर अपने माँ से बोली, माँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो उन्होंने उसे जाने को बोल दिया, लेकिन रोहन और रॉकी ने मिलकर उसे स्टेज पर खींच लिया, जहाँ साक्षी और त्रिवेणी भी डांस कर रहे थे। गाना लगाया, सबने मिलकर खूब मस्ती किया। बंस स्टेज पर बैठे बैठे ही डांस कर रहा था। पल्लवी बोली, देखा मेरी ननद का कमाल, सगाई में रौनक हिला दिया उसने, मेरी बहन जो है। पल्लवी बोली, जी मुझे पता है, आपकी ही बहन है, मैंने तो ननद बोला। वंश ने मुंह बना लिया। निखिल गुस्से में लाल हो रहा था, कब से पूछ रहा था, लेकिन वर्तिका एक बार भी हाँ नहीं बोली और अब सबके साथ डांस कर रही है। नवनीत बोला, क्या हुआ भाई, लड़की नहीं मानी? चलो कोई बात नहीं, दूसरी मान जाएगी। निखिल बिना कुछ बोले दूसरी तरफ चला गया और नवनीत खड़ा होकर डांस देखने लगा। कुछ देर बाद बंस और पल्लवी को भी सब मिलकर खींच लाए और सब अब एक तरफ हो गए। अब बस बंस और पल्लवी ही स्टेज पर थे और गाना बजा, मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था कसम से, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। दोनों का डांस खत्म हुआ तो एक जोरदार ताली बजी उन दोनों के लिए। कुछ देर में सारे मेहमान खाना खाने लगे और धीरे धीरे जाने लगे। वर्तिका भी सबके साथ खाना खा रही थी कि किसी काम से आए देव की नज़र उस पर पड़ी तो ध्यान से देखने लगा। फिर उसे याद आया कि वर्तिका ने बोला था उसके पापा एमएलए हैं, तो क्या ये उसका घर है? लेकिन भीड़ इतनी थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और तो और वो इस समय अपनी फैमिली के साथ थी तो जाना भी ठीक नहीं था। लेकिन एक बात तो अच्छा हुआ कि उसका पता मिल गया। फिर बाहर जाकर सारी सिक्योरिटी चेक करने लगा, लेकिन दिमाग बार बार वर्तिका की तरफ ही जा रहा था।
सोचने लगा आज वो कितनी सुंदर लग रही थी, लेकिन क्या वो मुझसे बात करेगी या फिर माफ़ करेगी। फिर सर झटक कर बोला, लेकिन माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। देव चल अब तैयार हो जा मैडम को मनाने के लिए, देखते हैं कैसे मानती है। बंस और पल्लवी की सगाई हो चुकी थी। देव ने फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वर्तिका से कैसे और क्या बोल कर मिले। फिर कुछ सोच कर खुश हो गया। टाइम देखा तो अभी 1 बज रहे थे, तो शाम को चलने को सोच जल्दी जल्दी सारा काम निपटाने लगा। वर्तिका ने आज सबके साथ मूवी देखने का प्लान बनाया था, तो वहीं जाने की तैयारी कर रही थी। सभी दोस्तों के साथ शाम को जाने वाली थी। आरती जी पल्लवी के घर से आए हुए गिफ्ट देख रही थी और वंश चंद्रिका जी के साथ उनके पार्टी ऑफिस गया हुआ था। वर्तिका अपने रूम में थी। उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने उठाकर देखा, फिर काट दिया। उसके बाद फिर 2-3 बार बजा, लेकिन वर्तिका ने फ़ोन नहीं उठाया। शाम 6 बजे सब माल चले गए तो देव कुछ देर बाद वर्तिका के घर आया और अपना नाम बताकर अंदर आया। क्योंकि वो सादा ड्रेस में था तो कोई पहचान ही नहीं पाया। घर पर सिर्फ आरती जी थी। आरती जी बोली, बोलिए बेटा, कुछ काम था आपको? वैसे आपको किससे मिलना है? एमएलए साहब तो ऑफिस गए हैं। देव बोला, वो मैम मुझे वर्तिका से मिलना था, आप उसे बुला देंगी? आरती जी बोली, आप लाडो को जानते हैं तो उसका नंबर तो आपके पास होगा ही। आपको पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि इस समय वो सबके साथ मूवी देखने मॉल गई है। देव बोला, वो मेरे पास उसका नंबर नहीं है। आरती जी बोली, तो आप कैसे जानते हैं लाडो को? वो हम ऋषिकेश में मिले थे। मेरा नाम देवांश पुरोहित है, एसएसपी भोपाल। आरती जी बोली, अच्छा, तो मिलने की कुछ खास वजह, क्या मैं जान सकती हूँ? देव बोला, जी मैम, वो मुझे बस उनसे माफ़ी मांगना था, क्योंकि मैंने उसके साथ थोड़ा सा बदतमीज़ी कर दिया था। जब मैं उससे माफ़ी मांगने गया तो वो घर के लिए निकल चुकी थी। आरती जी बोली, एक काम कीजिए, आप कल सुबह आ जाइए और मिलकर माफ़ी मांग लीजिएगा। देव बोला, क्या मैं मॉल में जाकर उससे बात कर सकता हूँ, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो, क्योंकि कल मेरे पास छुट्टी नहीं है। आरती जी बोली, ठीक है, लेकिन आप नंबर ले लीजिए, बोलकर उसे वर्तिका का नंबर दे देती हैं। तो देव उनको नमस्ते बोलकर मॉल चला जाता है। आरती जी खुद से बोली, एसएसपी साहब खुद घर तक आए माफ़ी मांगने के लिए और अब मॉल भी चले गए, आखिर मैटर क्या है? क्या ये सिर्फ माफ़ी का मैटर है या कुछ और? फिर दूसरे कामों में लग गई। वर्तिका थिएटर में सबके साथ मूवी देख रही थी कि देव उसके फ़ोन को लोकेशन को ढूंढते हुए हॉल के अंदर आ गया और देखा तो एक तरफ साक्षी त्रिवेणी और दूसरी तरफ राखी और रोहन बीच में वर्तिका बैठकर मस्त में हुई देख रहे थे। देव उनके पास गया और राखी रोहन को बाहर निकालने का इशारा किया तो दोनों बाहर निकल गए। तो देव वर्तिका के पास बैठकर बोला, मेरा नींद उड़ाकर तुम यहाँ मूवी कैसे देख सकती हो? वर्तिका ने ये आवाज़ सुनी तो जल्दी से पलटकर बगल में देखी तो उसके मुंह से निकल गया, देव। साक्षी बोली, अब तुझे वो यहाँ भी दिखने लगा? जाने से पहले इलाज करवा लेना, समझी? वर्तिका बोली, देव तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देव बोला, बाहर चलकर बात करें, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो तुम जा सकते हो। देव बोला, या तो तुम अपने से जाओगी या उठा कर ले जाऊंगा, डिसाइड तुम करो कैसे जाओगी। वर्तिका उसे घूरते हुए बोली, तुम होते कौन हो उठा कर ले जाने वाले? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? नहीं, और मुझे जहाँ तक लगता तुम भी मुझे जानते नहीं हो, तो तुम जा सकते हो यहाँ से। देव अब उसे गोद में उठाकर बोला, जब बात करने को बोलूँ तो नहीं करना, और जब नहीं करने को बोलूँ तो सुनती नहीं हो। फिर साक्षी और त्रिवेणी से बोला, तुम लोग आराम से मूवी देखो, मैं उन दोनों को भी भेज देता हूँ, बोलकर निकल जाता है। कुछ देर में रोहन और राखी भी आकर बैठ गए और फिर से मूवी देखने लगते हैं। साक्षी बोली, यार वो वर्तिका को लेकर कहाँ गया है? रोहन बोला, बाहर ही है, मूवी देखकर चलते हैं, बोलकर वापस देखने लगा। देव बाहर कैफे में लाकर वर्तिका को बैठा दिया और उसके सामने बैठते हुए बोला, देखो बस मुझे तुमसे सॉरी बोलना था और कुछ नहीं। वर्तिका बोली, बोल दिया। देव ने उसे देखा, फिर बोला, मैं अपनी सारी बदतमीज़ी के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे इतना बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। वर्तिका आराम से बोली, माफ़ कर दिया, क्या अब मैं जाऊँ? देव बोला, एक कॉफ़ी? वर्तिका बोली, जी नहीं सर, मेरी जैसी लड़की के साथ आप कॉफ़ी कैसे पी सकते हैं? कहाँ आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कहाँ मैं एक तुच्छ इंसान, वो भी कैरेक्टरलेस। और देव बीच में ही बोला, वर्तिका माफ़ी तो मांगा ना मैंने। वर्तिका बोली, माफ़ी मांगने से आपके शब्द वापस तो नहीं हो जाएंगे,
और ना ही आपके थप्पड़ मैं भूल जाऊंगी, इसलिए आप मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। वैसे भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, साथ में काफ़ी पीने के लिए, बोलकर उठ गई। देव वर्तिका को बोला, एक बार तो सुनो, बोलने का मौका तो दो। लेकिन वर्तिका बिना कुछ सुने माल से बाहर निकल गई। देव बात करना चाहता था, लेकिन वर्तिका गुस्से में बाहर निकल गई और गाड़ी में बैठकर बोली, काका घर चलिए। तो ड्राइवर गाड़ी लेकर घर के लिए निकल गया। वर्तिका ने साक्षी को मैसेज कर दिया कि वो घर जा रही है, वो सब आराम से चले जाएं। देव बाहर आया, लेकिन वर्तिका जा चुकी थी, तो गुस्से में वो भी चला गया। वर्तिका घर आई तो आरती जी उसे रोकते हुए बोली, लाडो इतना जल्दी घर कैसे आ गई, मूवी अच्छी नहीं थी क्या? वर्तिका बोली, नहीं माँ, बस मन नहीं किया तो वापस आ गई, और कुछ नहीं, बोलकर अपने रूम की तरफ जाने लगी। आरती जी पीछे से बोली, लेकिन बेटा कोई देवांश आया था तुमसे मिलने, तुम मिली क्या उससे? वर्तिका बोली, नहीं, मुझसे कोई नहीं मिला, और अगर फिर आए तो बोल दीजिएगा मैं घर पर नहीं हूँ, बोलकर अपने रूम में चली गई। आरती जी, मतलब मामला कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ लगता है, कुछ ज़्यादा ही नाराज कर दिया है देवांश ने, बोलकर किचन में चली जाती हैं। वर्तिका रूम में आई और गुस्से में अपना बैग फेंक कर बाथरूम में चली गई। शावर ऑन किया और नीचे खड़ी होकर बोली, समझता क्या है अपने आप को, मेरे घर तक आ गया, आने दो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है उससे, और ना ही मुझे उससे कोई बात करनी है। कुछ देर बाद वो रूम से बाहर आई, क्रॉप टॉप के साथ शॉर्ट्स पहना था और अपने में ही बड़बड़ाए जा रही थी। आरती जी उसके लिए और अपने लिए कॉफ़ी लेकर आई और उसे खुद में बड़बड़ाते सुना तो बोली, क्या हुआ है लाडो, खुद से क्या बातें कर रही हो? वर्तिका एकदम से हड़बड़ा कर बोली, माँ आप कब आई? मैं तो बस आ ही रही थी। आरती जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, लो आओ, साथ में कॉफ़ी पीते हैं आज। तो वर्तिका आकर बैठ गई। कुछ देर में दोनों लोगों ने कॉफ़ी पिया। आरती जी वर्तिका के बदलते भाव देख रही थी। जब कॉफ़ी खत्म हुई तो बोली, क्या बात है लाडो, इतना परेशान क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? वर्तिका बोली, नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है। आरती जी बोली, मतलब अब मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी माँ से बातें भी छुपाने लगी है। फिर उसे देख कर बोली, है ना? वर्तिका ने उनकी तरफ देखा तो वो उसे ही देख रही थी, तो वो आकर उनके पैरों के पास बैठ गई और घुटने पर सर रखकर बोली, माँ, देव ऋषिकेश में मिला था, फिर उसके बचाने से लेकर उसे मारने और आने तक सारी बातें उनको एक एक करके बता दी। कुछ देर तक दोनों तरफ से किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर आरती जी उसके सर पर हाथ रख कर बोली, बेटा इसमें गलती कहीं से भी देव की नहीं है, उसने तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश किया था, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से क्या पता उसने ऐसा जानबूझकर बोला हो कि तुम चली जाओ। नहीं तो आज के समय में ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं जो किसी लड़की के इतना पास होने के बाद भी उसका फ़ायदा न उठाएं। वो तो तुम्हें जानता भी नहीं था, फिर भी तुम्हारे बारे में ही सोचकर इतना कुछ किया, तुम्हें बचाने के लिए गंगा में कूद गया और आज माफ़ी मांगने घर तक आया था और मॉल जाने के लिए भी बोला था। अब कौन सा एसएसपी अपनी ड्यूटी छोड़कर एक लड़की से माफ़ी मांगने उसके पीछे पीछे जाता है? वर्तिका सर उठाकर बोली, एसएसपी? आरती जी इसके सर पर हाथ रखकर, जी बेटा जी, वो भोपाल का एसएसपी है और तुम्हें ये भी नहीं पता उसके बारे में? वर्तिका मुँह लटका कर बोली, उसने नहीं बताया था कि वो कहाँ से है और क्या करता है। आरती जी बोली, कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया है ना, तो अब क्या सोचा है, माफ़ करना है कि नहीं? वर्तिका बोली, अभी कुछ नहीं सोचा है। आरती जी उसके सर पर हाथ रखकर उठते हुए बोली, ठीक है, आराम से सोच लेना, वैसे भी लड़का मुझे पसंद है, बाकी तुम्हारी मर्जी, बोलकर चली गई। वर्तिका खुद से बोली, आपके और मेरे पसंद से क्या होता है, उसको भी तो मुझे पसंद करना चाहिए, खजूर कहीं का। आई हेट यू। देव अब अपने फ्लैट पर आया और बोला, बात नहीं किया, पहली बार किसी लड़की के पीछे गया और उसने बात नहीं किया मुझसे, अब तो सॉरी बोलना ही नहीं है मुझे, जैसे वही एक लड़की है, अरे लाखों मिलेंगी मुझे। फिर कुछ देर बाद रुक कर बोला, लेकिन देव गलती तो तेरी थी ना, इतना गलत बोलने की क्या ज़रूरत थी तुझे? तो अब गुस्सा तो होगी ना? और बोला तो बोला, झापड़ भी मार दिया। वो सिट यार, उसके घर वालों को पता चलेगा तब तो मेरी नौकरी भी गई। देव तू भी ना सच में गुस्से में कभी पागल ही हो जाता है। लेकिन उसने भी तो वो सब बोला, तो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? देव अलग परेशान था और वर्तिका को भी अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और गुस्से में उसने जाने का फैसला भी ले लिया है। अब अगर ना कहेगी तो सबको जवाब देना पड़ जाएगा, इसलिए वो और परेशान हो रही थी। रात को सोए सोए सोच रही थी कि क्या करे, क्या देव उससे फिर से मिलने आएगा
और आएगा तो क्या इनका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर सारी बातों को साइड करते हुए सोने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद उसे नींद भी आ जाती है। देव ने सोचा एक और बात करके माफ़ी मांगने की सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है। चंद्रिका जी बेड पर बैठकर कोई बुक पढ़ रहे थे कि आरती जी उनको दूध का ग्लास पकड़ाते हुए बोले, आप बस किताबों और राजनीति की दुनिया में ही बिजी रहिए, बाकी का किसी से आपको मतलब ही नहीं है। चंद्रिका जी दूध का ग्लास साइड करके उन्हें अपने पास बैठाते हुए बोले, क्या हुआ हमारी मुमताज को जो शाहजहां से ऐसी बातें कर रही है। अरे भाई हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, आप ही दूर भागती रहती हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है, ज़रा बताइए तो। आरती जी बोली, मैं अपनी नहीं आपकी बेटी के बारे में बोल रही हूँ। क्या हुआ हमारी लाडो को जो आप उनके बारे में बोल रही हैं। आरती जी देव और वर्तिका की कुछ बातें कट पीट कर उन्हें बता देती हैं और ये बात नहीं बताती कि देव ने वर्तिका पर हाथ उठाया था, क्योंकि बेटी चाहे कितनी भी मनमानी करे आखिर एक पिता के लिए तो वो उसकी जान होती है और ये बात वर्तिका पर पूरी तरह लागू होती थी। चंद्रिका जी बोले, लेकिन अभी लाडो को अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद ही हम आगे का कुछ भी सोचेंगे, उसके पहले नहीं। और आप भी इन्हें समझा दीजिए कि वो इन सब चक्करों में ना पड़े, नहीं तो हम ही उन्हें समझा देंगे कि अभी पढ़ाई पर फोकस करें, इन सब के लिए उम्र पड़ी है। आरती जी ने घूर कर उन्हें देखा तो वो बोले, अब क्या हुआ जो ऐसे घूर रही हैं। सच में जब आप ऐसे तेवर देती हैं ना तो हम 25 साल पीछे चले जाते हैं। आरती जी बोली, आप कब से हमारे पीछे पड़े थे। चंद्रिका जी बोले, पीछे नहीं पड़े थे, आपके प्यार हुआ था आपकी पहली झलक से, और एक आप थी कि बंदों को भाव ही नहीं दे रही थी। अरे आपने तो हमें गुंडा मवाली समझ लिया था और हमें 3 साल लगे समझाने में कि हम शरीफ बंदे हैं, कोई गुंडे नहीं हैं। आरती जी बोली, वो सब नहीं पूछ रहे हैं, उम्र पूछ रहे हैं आपकी, जब पहली बार से आप हमारे पीछे पड़ी थी। चंद्रिका जी थोड़ा शर्माते हुए बोले, अरे भाई प्यार उम्र कहाँ देखता है, वो तो बस। फिर रुक कर बोले, आपके कहने का मतलब क्या है। आरती जी बोली, वही जो आप समझ रहे हैं, अगर लाडो को प्यार हुआ तो हम दोनों उनका पूरा साथ देंगे। चंद्रिका जी बोले, लेकिन पहले पढ़ाई तो पूरी कर लेने दीजिए, और लड़का कैसा है, उसकी फैमिली, वो भी तो देखना होगा। आरती जी बोली, लड़का हमें पसंद है, बाकी सब दोनों पर ही छोड़ देते हैं। चंद्रिका जी बोले, ठीक है, लाडो ने अगर बोला तो हम मान जाएंगे, लेकिन अभी 2 साल तक कुछ नहीं। आरती जी बोली, ठीक है, अब दूध पी लीजिए और आराम कीजिए, बोलकर चेंज करने चली जाती हैं। सुबह 7 बजे वर्तिका सपने में बड़बड़ा रही थी, नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम मेरे घर आ जाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तभी उसका फ़ोन बजा और उठकर बैठ गई, देखा तो 7 बज रहा था और फ़ोन बजकर कट चुका था। वर्तिका अब आंखें अच्छे से खोलते हुए बोली, सपने में भी उसे ही आना था, दिमाग खराब कर दिया है मेरा। कि फिर से उसका फ़ोन बजा, देखा तो बस नंबर दिख रहा था जिसे वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। फिर उठा कर बोली, बोलो कौन है यार, सुबह सुबह काम नहीं होता है क्या तुम लोगों के पास जो फ़ोन करते हो। अरे तुम्हें काम नहीं, कोई बात नहीं, मेरी नींद क्यों ख़राब कर रहे हो। देव ने सुना तो एक गहरी सांस लेकर बोला, गुड मॉर्निंग। वर्तिका को तो जैसे शौक लगा, फिर उसने फ़ोन को सामने करके देखा कि चालू है या फिर से कोई सपना देख रही है। फिर कान के पास लगा कर बोली, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला है। देव बोला, वो मैटर नहीं करता, मुझे मिलना है तुमसे, या तो तुम आओगी या फिर मैं तुम्हारे घर आऊँगा, चॉइस तुम्हारी है, तुम क्या चाहती हो। वर्तिका को अब उसके ऐसे बोलने पर गुस्सा आ गया और बोली, जहाँ आना है आ जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे नहीं मिलना है, समझे, और फ़ोन काट देती है। देव ने देखा फ़ोन कट चुका था तो बोला, ठीक है, अब तो आना ही पड़ेगा, आखिर इतना प्यार से बुलाया है तो ना कैसे कर सकता हूँ, बोलकर फ़ोन जेब में रखकर फ्लैट से निकल गया। वर्तिका तैयार होकर नीचे आई और सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ देर बाद चंद्रिका जी बोले, लाडो सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्या कल सच में तुम जाना चाहती हो, बोलकर उसकी तरफ देखने लगे। वर्तिका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले क्या न बोले, फिर कुछ सोचकर बोली, जी पापा, मैं खुद को टाइम देना चाहती हूँ अपने आप को समझने के लिए, अपने लिए सही फैसले लेने के लिए, इसलिए अब मैं कुछ दिन सबसे दूर जाना चाहती हूँ, अकेले रहना चाहती हूँ, वीआईपी की लाइफ छोड़ एक आम लाइफ जीना चाहती हूँ। चंद्रिका जी उसके सर पर हाथ रख कर बोले, यही उम्मीद थी मुझे कि तुम अपने लिए अब सही फैसला लोगी, लेकिन कभी भी कुछ भी पूछना हो या कुछ भी कहना हो
तो बिना संकोच बिना डर के अपने पापा से कह देना, मैं समझूंगा मैंने एक अच्छे पिता का फर्ज निभाया है और मेरे बच्चे मुझसे दूर नहीं बल्कि हमेशा मेरे पास हैं। वर्तिका उठकर उनके गले लगते हुए बोली, थैंक यू पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, आई लव यू। चंद्रिका जी, आई लव यू मेरा बच्चा, बोलकर उसके सर को चूम कर बाहर चले गए। बंस, तो सारी शॉपिंग हो गई मेरी गुड़िया की या कुछ बाकी है तो मैं तुम्हारी हेल्प करवा सकता हूँ? वर्तिका बोली, नहीं भाई, जितनी ज़रूरत है उतनी हो गई, बस पैकिंग करना बाकी है जो मैं कर लूँगी। आप भाभी से मिल आओ और शाम को डिनर पर उन्हें लेते आना, मैं जाने से पहले मिलना चाहती हूँ उनसे, तो आप उन्हें लेते आना। क्यों माँ? आरती जी बोली, बिल्कुल बेटा, पूछने की क्या ज़रूरत है, अब वो इस घर की होने वाली बहू है और वो कभी भी आ जा सकती है। वंश बोला, ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आते वक्त ले आऊँगा, बोलकर चला जाता है। आरती जी बोली, लाडो क्या सोचा है? वर्तिका बोली, किस बारे में? देखो बेटा, मैं घुमा फिरा कर बिल्कुल बात नहीं पूछूंगी, इसलिए सीधे सीधे पूछ रही हूँ देवांश के बारे में। उनकी तरफ वर्तिका देखी, फिर उठते हुए बोली, माँ पहले खुद के बारे में सोच लूँ, फिर किसी और के बारे में सोचूंगी। वैसे भी उसके बारे में मेरे सोचने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं सोचा होगा मेरे बारे में, इसलिए अब आप भी भूल जाइए कि मैं किसी ऐसे बंदे से मिली थी, बोलकर अपने रूम में चली गई और आरती जी वहीं बैठी कुछ सोचने लगी। वर्तिका अपने रूम में गई और बिना किसी तरफ देखे बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो देव उसके सामने सोफे पर बैठा था। वर्तिका ने 2-3 बार अपनी आंखें बंद किया और खोला, फिर भी वो वहीं पर था, तो वो उसके पास आकर बोली, तुम सच में यहाँ पर हो? लेकिन तुम मेरे रूम तक कैसे आ सकते हो? देव उठकर उसका कंधा पकड़ा और उसे बेड पर बैठा दिया और उसके सामने बैठते हुए बोला, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे सामने, और मैं कैसे आया ये बात मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि मैं यहाँ क्यों आया। वर्तिका उठकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, निकलो यहाँ से, और वो भी जल्दी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जो तुम मेरे रूम में आ गए? और अब कहाँ गए तुम्हारे संस्कार, या वो सब बस मेरे लिए था? फिर उसे धक्का देते हुए बोली, निकलो यहाँ से। देव उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, एक बार बात करनी है मुझे, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि बस एक ही बात का रट लगा कर बैठी हो, तुम्हें कोई बात नहीं करनी, हमेशा बस अपना ही क्यों कहना चाहती हो, सामने वाले की क्यों नहीं सुनती? जब मर्जी कुछ भी कहो और निकल जाओ। वर्तिका उसको गुस्से वाली बात और आंखें देखकर ही चुप हो गई, तो देव ने खुद को शांत किया और बोला, सॉरी, लेकिन वर्तिका कुछ नहीं बोली। देव ने उसे देखा जो सर नीचे करके खड़ी है, तो उसे फिर से बेड पर बैठा दिया और बगल में बैठते हुए बोला, देखो बस मैं सॉरी बोलने आया हूँ और मुझे लगता है अब तुम्हें मुझे माफ़ कर देना चाहिए। वर्तिका ने फिर कुछ नहीं बोला, तो फिर से उसे गुस्सा आने लगा, लेकिन उसके गुस्से से बात बिगड़ सकती थी, इसलिए कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, अच्छा ठीक है, अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? वर्तिका ने सुना तो उसकी तरफ नज़र उठाकर देखी और बोली, आज भी मेरा जवाब वही है, देना है तो दो, नहीं तो जाओ, वैसे भी कल मैं चली जाऊंगी, फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम तब भी आज़ाद थे और आज भी आज़ाद हो। उसके बोलते ही उसका जवाब वही है, न जाने क्यों देव को राहत दे गया, लेकिन अगले ही पल दूसरी बात उसे परेशान कर गई, तो बोला, कहाँ जा रही हो? वर्तिका उठते हुए बोली, बताना ज़रूरी नहीं समझती। देव बोला, तो क्या मैं समझूं तुमने मुझे माफ़ कर दिया? वर्तिका उसकी तरफ घूमकर हंसते हुए बोली, अगर तुम्हारे लिए मेरी माफ़ी इतनी ज़रूरी हो गई कि तुम मेरे रूम तक आ गए हो, तो हाँ जाओ, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें, लेकिन अब मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो, कल शाम को मेरी फ़्लाइट है और तुम्हारे पास अब मेरे जवाब के लिए कल दोपहर तक का वक्त है, अगर नहीं दिए तो भूल जाना, मैं कभी वापस आऊँगी और अब तुम जा सकते हो। देव ने एक नज़र उसे देखा, फिर बिना कुछ बोले बालकनी से नीचे चला गया और वर्तिका वापस आकर बेड पर बैठ गई और सोचने लगी, क्या देव उससे प्यार करता भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही है। फिर खुद से बोली, जो भी है एक बार आजमा लिया जाए, क्या पता उसके बाद ना दर्द हो और ना ही कोई पछतावा। आज का दिन वर्तिका ने पैकिंग करने में निकाल दिया। शाम को सभी दोस्तों के साथ घूमने का प्लानिंग बनाया और निकल गए सब एक साथ मस्ती करने के लिए। कार में म्यूजिक चल रहा था और सब झूमते हुए आराम से जा रहे थे कि किसी ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया और गाड़ी एक तेज़ ब्रेक के साथ रुक गई। वर्तिका बोली, काका क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी है आपने, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तब तक उनके गाड़ी के दरवाजे पर किसी ने तेज़ से मारा और शीशा टूट गया।
सब एकदम से नीचे झुक गए कि दरवाज़ा का गेट खोल एक बंदा बोला, एमएलए की बेटी कौन है? वर्तिका बोली, तुम हो कौन और ऐसे गाड़ी क्यों रोकी और अब ये क्या किया? तब तक दूसरा एक आदमी आया और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, यही है, लेकर चलो इसे, फिर देखते हैं एमएलए साहब की कितनी औकात है। और अपनी गाड़ी में बैठा कर लेकर जल्दी से निकल गए। जब तक सबको कुछ समझ आया यहाँ क्या हुआ है, गाड़ी उसे लेकर गायब हो गई। रोहन, जल्दी से कोई कॉल करो यार, अंकल को तो। साक्षी ने जल्दी से चंद्रिका जी को फ़ोन कर सब कुछ बता दिया। तो वो उठते हुए बोले, आप सब लोग घर चलिए, लाडो को कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत हो गई है मेरी बेटी को उठाने की। और फ़ोन रख जल्दी से पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। तो सब लोग एकदम से अलर्ट हो गए। देव फील्ड में ही था, उसे कॉल आया तो सारा पुलिस चौकी पर एक्स्ट्रा पुलिस लगाने को बोल खुद ही सब कुछ लीड करने लगा और हर तरफ पुलिस सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। वर्तिका बैठे बैठे बोर हो रही थी तो वो बोली, वैसे आप लोग हैं कौन और मुझे क्यों पकड़ा है? सामने बैठा आदमी बोला, जल्द ही पता चल जाएगा तुम्हें क्यों पकड़ा है, और अब तुम चुपचाप बैठो, बकवास बक मत करो, समझी? वर्तिका बोली, मैं तो बस पूछ रही थी, आपको नहीं बताना मत बताइए। उसके बगल वाला बोला, तुम शांत नहीं रह सकती क्या, इतना क्या बोल रही हो? वर्तिका बोली, सच में आपको भी लग रहा है मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मगर माँ और पापा ने तो कभी नहीं कहा कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ। सामने वाला बोला, चुप, एकदम चुप, नहीं तो अभी खोपड़ी खोल दूंगा, समझी? ये बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती ही सब नालायक है, बिना काम के सिर्फ घूमना होता है। वर्तिका बोली, अरे भैया क्या बोल रहे हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मुझे कल जाना था इसलिए मैंने सोचा आज थोड़ा सा घूम लो, लेकिन देखिए आपको वो भी पसंद नहीं आया और आप मुझे ऐसे उठा लाए। अब सब उसकी बातों से पक रहे थे तो एक ने इशारा किया। वर्तिका बोली, नहीं कुछ मत कीजिए, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, प्रॉमिस, और चुप होकर बैठ गई। कुछ देर में गाड़ी एक बस्ती जैसे इलाके में आ गई जहाँ काफ़ी गंदगी दिख रही थी, जैसे आज तक कोई इधर आया ही ना हो। वर्तिका बस देखे जा रही थी और अब सोचने लगी उसके पापा उसे ढूंढ तो लेंगे ना। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी और वर्तिका को उठाकर अंदर घर में ले जाकर बांध दिया। वर्तिका बोली, कम से कम पानी तो पिला दीजिए और बाथरूम है कि नहीं यहाँ पर। तब तक एक आदमी हंसते हुए बोला, यहाँ सब खुले में जाते हैं, तुम भी चले जाना। और बंधु कहाँ मर गया साला, पानी दे लड़की को जो हम पीते हैं। तो एक लड़का 15 साल का पानी लेकर आया और वर्तिका के सामने कर दिया। वर्तिका, ये पानी पीना है, ये तो कितना गंदा है, मुझे नहीं पीना ये पानी। बंधु, दीदी पी लो, नहीं तो फिर ये भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। वर्तिका बोली, क्यों? बंधु, क्योंकि यहाँ पानी जो बरसात में इकट्ठा करके रखते हैं वही है और हम सबको वही पीना पड़ता है। वर्तिका बोली, क्या इतना गंदा पानी से पीकर तुम लोग बीमार नहीं होते हो? बंधु बोला, होते हैं ना, कुछ लोग तो मर भी जाते हैं, इसलिए तो आपको पकड़ कर लाए हैं चाचा कि अब सरकार ज़रूर कुछ करेगी। वर्तिका को उसकी बातें अब कुछ समझ में आ रही थी, लेकिन उसने पानी पीने से इनकार कर दिया तो बंधु वापस चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर सारे पुलिस मीडिया में सारी बातें किसी आग की तरह फैल रही थी और लोग कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर परोस रहे थे। देव को भी कुछ पता नहीं चल रहा था बीच में से गाड़ी कहाँ गायब हो गई। वो सारे इलाके को अच्छे से खुद जाकर बारी बारी से देख रहा था। ऊपर से उसके ऊपर हर मिनट पर प्रेशर बढ़ रहा था और वो खुद भी न जाने क्यों इतना बेचैन हो रहा था। आरती जी हॉल में सर पर हाथ रखकर बैठी थी। चंद्रिका जी फोन पर किसी से बात कर रहे थे। वंश परेशान सा इधर से उधर चक्कर काट रहा था। साक्षी, त्रिवेणी, रोहन, रॉकी सभी बैठे हुए थे। आरती जी ने वंश से कहा, वंश एसएसपी देवांश को कॉल करो, मुझे बात करनी है उनसे। कैसे लीड कर रहे हैं, 2 घंटे हो गए अभी तक कुछ भी पता नहीं चला लाडो का। वंश बोला, माँ पापा की बात हुई है उनसे, बोले हैं जल्द ही पता चल जाएगा ये सब किसने किया है, बस थोड़ी देर और शांत रहिए। आरती सी बोली, कैसे शांत रहें, हमारी बेटी गायब है और यहाँ हमारी सांसें रुकी हुई है और तुम कह रहे हो शांत रहें। बिल्कुल नहीं, तुम फ़ोन मिलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। तो वंश फ़ोन मिलाकर उन्हें दे देता है। 2 रिंग में ही देव ने फ़ोन उठा लिया। आरती जी बोली, देवांश आप लोग अभी तक क्या कर रहे हो, कब तक मुझे मेरी बेटी मिलेगी, सही सलामत मिलेगी भी? देव बीच में ही उन्हें रोकते हुए बोला, मैम उसे कुछ नहीं होगा, मैं जल्द ही ढूंढ लूँगा, आप प्लीज़ परेशान मत होइए। आरती जी बोली, लाडो ने आपके और उसके बीच जो कुछ भी हुआ है सब हमें बता दिया है और उसकी बातों से जहाँ तक मुझे लगा आप उसे कुछ नहीं होने देंगे। इतना विश्वास तो हम कर ही सकते हैं आप पर, है ना?
देव एक सांस लेकर बोला, जी भरोसा रखिए मैम, कुछ नहीं होने दूंगा, जल्द ही लेकर आऊँगा, बोलकर फ़ोन कट कर दिया। देव उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा था कि तभी किसी का कॉल आया तो जल्दी से उठाकर बोला, हाँ बाबू बोलो, क्या खबर है। बाबू बोला, सर खबर मिली है, वो लोग लड़की को लेकर बस्ती में गए हैं अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। एमएलए की लड़की को ढाल बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। देव बोला, पता बताओ, मैं आ रहा हूँ। बाबू बोला, सर पुलिस के साथ आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वहाँ के लोग काफ़ी अग्रेसिव हैं इस टाइम पुलिस और सरकार को लेकर, इसलिए अभी थोड़ा दिमाग से काम लीजिए। देव बोला, ठीक है, पता दो, मैं आ रहा हूँ, बोलकर फ़ोन रख दिया और साथ में जितने भी पुलिस वाले थे उन्हें कुछ समझाकर जल्दी से वहाँ से निकल गया। वर्तिका बधे हुए सोच रही थी कि इनकी लाइफ सच में कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, हमारी सरकार सच में इनके बारे में क्यों नहीं सोचती। कुछ देर बाद एक औरत आई और उसे देखने लगी। इतनी साफ सुथरी लड़की शायद वो पहली बार देख रही थी, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। वर्तिका बोली, काकी कुछ काम है आपको या फिर आप मेरे साथ कुछ करने आई हैं। उसने सुना तो इसके पास आई और रस्सी खोलते हुए बोली, देखो बिटिया, हम तो जैसे हैं वैसे हैं ही, तुम्हें ये सब कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो ये बस्ती खत्म हो जाएगी, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। वर्तिका बोली, लेकिन यहाँ से हम बाहर जाएंगे कैसे, हमें तो रास्ता भी याद नहीं है। तो वो औरत बोली, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, हम लेकर जाएंगे तो सब जान जाएंगे। तब तक किसी के आने की आवाज़ आने लगी तो जल्दी से बैठा कर रस्सी बांधते हुए बोली, तुम लोग समझते क्या हो, सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम तुम लोगों को छोड़ देंगे, कभी नहीं। हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन फिर भी अपने हक के लिए लड़ेंगे। तब तक जो वर्तिका को लाया था वो आकर बोला, एकदम सही कहा काकी, अगर फिर भी एमएलए साहब नहीं माने तो फिर देखेंगे वो कि क्या करते हैं हम लोग इसके साथ, और अब कोई खाना पानी नहीं देगा इसे, और आप देखते रहना, भाग न जाए यहाँ से। वो औरत बोली, नहीं बंसी, तुम ही देखो, हमें कुछ काम है, बोलकर चली गई। वर्तिका की हालत अब और ख़राब होने लगी थी उसे देखकर। बंसी उसके पास आया और उसका मुंह पकड़ कर बोला, बहुत प्यार करता है ना तेरा बाप तुझसे, देखे थे उस दिन टीवी में, बहुत प्यार से मिलवा रहा था सबसे, अब देख जब उसकी बेटी के साथ। वर्तिका बोली, कुछ नहीं करोगे तुम लोग, समझे, कुछ भी नहीं। वंशी बोला, अच्छा तुझे इतना यकीन है तो डेमो दिखा देते हैं, और उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि पीछे से किसी ने बुलाया, वंशी भैया बाहर आओ, कोई आया है। वंशी उसका मुंह झटक कर बोला, आता हूँ, फिर दिखाता हूँ तुझे मैं, और बाहर निकल गया। वर्तिका ने गहरी सांस लिया, लेकिन अभी भी अंदर से वो हिल रही थी कि अगर वंशी को किसी ने बुलाया नहीं होता तो तब क्या होता, लेकिन अगर वो फिर आ गया तो सोच सोच कर उसे अब पसीने आ रहे थे। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो चुका था, कोई नहीं आया, और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन डर और घबराहट की वजह से वो बार बार आंखें खोलकर देखे जा रही थी। कुछ देर बाद हल्का सा दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया। वर्तिका की नींद तो वैसे भी इस आहट से उड़ चुकी थी, तो वो डरते हुए बोली, कौन है। देखो जो भी है, मैं पहले ही बता रही हूँ, मुझे हाथ भी मत लगाना, नहीं तो पापा तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो डर और घबराहट से काफ़ी धीरे धीरे सब बोले जा रही थी। देव जल्दी से उसके पास आया और बोला, मैं हूँ, शांत रहो, कुछ नहीं होगा, और उसका हाथ खोलने लगा। कुछ देर में जैसे ही देव ने उसकी रस्सी खोली वो जल्दी से उसके गले लग गई। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि देव को भी समझ आ गया कि वो काफ़ी डरी हुई है, तो वो धीरे से बोला, हमें जल्दी निकलना है, ज़्यादा देर सेफ नहीं है यहाँ। तो वर्तिका उससे दूर हुई और देव उसका हाथ पकड़कर जल्दी से बाहर निकल गया। रात को छुपते छुपाते सेफ्टी से निकलना था। कुछ देर गए थे कि तभी किसी ने पीछे से चिल्लाया, वंशी वंशी, लड़की नहीं है यहाँ पर, वो भाग गई, मैंने बोला था देखने के लिए, लेकिन तुम साले दारू पीकर सो गए। वर्तिका की पकड़ देव पर कस गई और उसके हाथ लगभग काँप रहे थे। देव बोला, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, डरो मत, और जल्दी से एक पतली सी गली में घुस गया। कुछ देर में वो लोग ढूंढने लगे, लेकिन देव जल्दी जल्दी गली पार कर एक कच्चे रोड पर आ चुका था, जहाँ बाबू उसका बाइक लेकर इंतजार कर रहा था। बाबू बोला, सर आप ठीक तो हैं ना। देव बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, चाबी दो और किसी के आने से पहले गायब हो जाओ, बोलकर चाबी लिया और वर्तिका को बाइक पर बैठाकर जल्दी से निकल गया। वर्तिका उसे पकड़कर बैठ गई और सर उसके पीठ से लगा लिया। इस समय इससे सेफ जगह उसके लिए कुछ भी नहीं था। आधे घंटे के बाद देव मेन रोड पर आ गया। कुछ देर चलने के बाद उसने एक चाय की दुकान पर गाड़ी रोकी और 2 चाय के लिए बोल दिया, और वर्तिका को भी उतरने के लिए बोला तो वो उतर गई। देव ने पानी का बॉटल लेकर उसकी तरफ बढ़ा दिया तो उसने पकड़कर 2 घूंट पी लिए
और फिर बॉटल उसे वापस कर दिया। कुछ देर में दोनों ने चाय पिया और देव उसे लेकर उसके घर के लिए निकल गया, लेकिन ना ही वर्तिका ने कुछ बोला और ना ही देव ने। 1 घंटे बाद दोनों घर के बाहर पहुंचे। देव ने सबको पहले ही बता दिया था कि वो वर्तिका को लेकर आ रहा है, तो सब लोग बस दोनों का इंतजार कर रहे थे। पूरा घर पुलिस और अधिकारियों से भरा पड़ा था। वर्तिका अंदर आई तो आरती जी ने जल्दी से उसे अपने गले लगाकर बोली, मेरा बच्चा, जान निकाल दिया था तूने, क्या ज़रूरत थी उनसे बहस करने की? पता भी है वो कौन थे? चंद्रिका जी उसके सर पर हाथ रख कर बोले, कैसी है मेरी लाडो? तो वर्तिका ने उनकी तरफ देखा तो आंखों में आंसू आ गए और उन्हें कसकर पकड़ते हुए बोली, पापा आई एम सॉरी, मुझे आज बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। चंद्रिका जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो ना। कुछ देर बाद वो उनसे दूर हुई और बारी बारी सबसे मिलकर एक नज़र देव को देखा तो वो किसी ऑफिसर से बात कर रहा था। तो साक्षी त्रिवेणी पल्लवी के साथ रूम में चली गई। कुछ देर बाद मैक्सिमम पुलिस फोर्स चली गई, लेकिन उसके बाद भी घर पर हाई सिक्योरिटी तैनात थी। आरती जी ने देव को बैठने को बोला तो वो फिर कभी बोल कर जाने की इजाज़त मांगने लगा। आरती जी बोली, देवांश, आपने हमारी बेटी लौटाई है, इसलिए चाय तो आपको पीना ही पड़ेगा, वो भी हमारे हाथ की बनाई हुई। चंद्रिका जी बोले, जी हाँ बेटा, पी लीजिए चाय, बहुत कम लोगों को नसीब होती है आरती जी के हाथ की चाय। तो देव ने भी सर हाँ में हिला दिया। तो आरती जी किचन में चली गईं और चंद्रिका जी देव से सब के बारे में बात करने लगे, कौन थे और क्या चाहते थे। देव ने भी उनकी समस्या के बारे में सब कुछ बता दिया। चंद्रिका जी बोले, हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनके समस्या का समाधान हो, लेकिन उन्हें लाडो को ऐसे नहीं उठाना चाहिए था। देव बोला, जी सर, उनका तरीका गलत था। तब तक आरती जी सबको चाय देती हैं और कुछ इशारा करती हैं। चंद्रिका जी देवांश से पूछे, कौन कौन है आपके घर में? देव 1 सेकंड के लिए उनके सवाल पर चौंक जाता है, फिर आराम से बोला, माँ, पापा और एक छोटी बहन। माँ हाउसवाइफ और पापा आईएएस से 2 साल पहले रिटायर हुए हैं। चंद्रिका जी बोले, अच्छी फैमिली है आपकी, पहले पापा और आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया। देव बोला, जी सर। चंद्रिका जी बोले, हम जितना आपका आभार व्यक्त करें उतना कम है, आपने जो किया शायद वो कोई नहीं कर पाता, वो भी इतना जल्दी। देव बोला, ऐसी कोई बात नहीं सर, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। वंश बोला, आप कुछ भी कहिए एसएसपी साहब, लेकिन आपने सच में इम्प्रेस कर दिया, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बोलकर उसने हाथ आगे किया। तो देव ने भी कुछ सोचकर उससे हाथ मिला लिया और सबसे मिलकर जल्दी से निकल गया। वर्तिका ने कपड़े चेंज किए और बैठ गई, लेकिन उसका दिमाग तो कहीं और ही था। दूसरे दिन सब लोग तैयारियों में बिजी थे। वर्तिका का मन अजीब से कश्मकश से जूझ रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच में उसका और देव का रिश्ता यहीं तक था। आरती जी उसे भर भर कर समझा रही थी और वो बस हाँ या ना बोले जा रही थी। चंद्रिका जी बोले, बेटा, वंश के शादी में 1 हफ्ते के लिए छुट्टी ले लेना और कोई बहाना नहीं चलेगा। छुट्टी नहीं मिलेगी तो बता देना, मैं बात कर लूँगा कॉलेज में। और ध्यान से पढ़ाई करना, तुम्हें एक मजबूत इंसान बनना है जो किसी भी सिचुएशन से खुद को निकाल सके। वर्तिका बोली, जी पापा, मैं कोशिश करूँगी आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूँ। शाम 4 बजे की उसकी फ्लाइट थी। इस समय 2 बज रहे थे। देव अभी तक नहीं आया था तो वर्तिका की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। अब उसने सबके साथ थोड़ा बहुत खाना खाया और अभी एयरपोर्ट जाने में टाइम था, तो एक बार सब कुछ चेक करने का बहाना बनाकर अपने रूम में चली गई। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, देव सामने बैठा था, जिसे देखकर उसे रोना आने लगा। दौड़कर वो उसके गले लग गई और रोने लगी। देव उसके सर पर हाथ रखकर बोला, यही चाहती थी ना, तो देखो आ गया। लेकिन रो क्यों रही हो? रोना तो मुझे चाहिए कि तुम मुझसे दूर जा रही हो। वर्तिका उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, मुझे अब कहीं नहीं जाना, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। देव उसका चेहरा पकड़कर आगे किया और उसके आंसू पोंछ कर बोला, नहीं, पहले अपना कैरियर बनाओ और सबकी उम्मीदों पर खरा उतरो, उसके बाद कुछ भी सोचेंगे। वर्तिका बोली, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? देव बोला, बात वो नहीं है, बात यह है कि अभी हमें एक दूसरे को जानना समझना चाहिए, एक दूसरे की कमियां और खामियां को एक्सेप्ट करने के काबिल बनना चाहिए। किसी से प्यार कह देने से प्यार नहीं होता। अगर मैं हकीकत में तुमसे प्यार करता हूँ तो सबसे पहले मुझे तुम्हें उस काबिल बने देखना मेरे सबसे बड़ा ख्वाब होना चाहिए जिसके लिए तुम्हें कहा जा रहा है। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता। कल तुम मेरे साथ रह रहकर बोर हो जाओगी, तब फिर सोचोगी शायद मैंने कुछ कर लिया होता। इसलिए अभी टाइम है, अपने आप को परफेक्ट बनाओ, फिर कुछ बोलना। वर्तिका बोली,
तुम मेरे आने का इंतज़ार तो करोगे ना, मुझे बहका कर किसी और के साथ सेट तो नहीं हो जाओगे। तब तक दरवाजे से आवाज़ आई, हम सेट होने ही नहीं देंगे। दोनों ने उधर देखा तो आरती जी और चंद्रिका जी हाथ बांधे खड़े थे। देव की हालत तो उन्हें देखकर वैसे ही खराब हो गई। दोनों लोगों को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले। अगर उन्होंने पूछ लिया कैसे आए तो क्या जवाब देगा। उसे यही सब सोच सोचकर पसीने आ रहे थे। वर्तिका जाकर आरती जी के गले लग गई तो देव की हालत और भी खराब हो गई। बेचारा अब तो पक्का फंसा। अब खुद से बोला, देव और झाड़ आशिकी, आज तो तू गया, आज तुझे यहाँ कोई नहीं बचा सकता है। चंद्रिका जी बोले, तो एसएसपी साहब, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप यहाँ इस तरह से क्या कर रहे हैं और आप अंदर कैसे आए? वर्तिका बोली, पापा वो मैं। चंद्रिका जी बोले, लाडो, मैंने जिससे पूछा है वही जवाब दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम सिक्योरिटी लगाते हैं इसलिए नहीं कि खुद के घर में चोरी हो जाए, बल्कि इसलिए कि चोरी होने से बचा सके। अरे कल तक तो हमने इन्हें एक अच्छा इंसान समझा और ये आज ये डायरेक्ट हमारे घर, नहीं घर तो छोड़ दीजिए, हमारी बेटी के रूम में आ गए। ना ही किसी से कोई इजाज़त और ना ही कोई फॉर्मालिटी, बस सीधे रूम में। देव बोला, सर एक सेकेंड, हम बता रहे हैं। चंद्रिका जी बोले, क्या बताने वाले हैं आप मुझे कि आपने ये सब कैसे प्लान किया? कहीं कल जो कुछ हुआ उसमें भी आपका ही तो हाथ नहीं था? आप हमारे नज़र में अच्छा बनना चाहते थे, इसलिए पहले किडनैपिंग किया, फिर वो सब किया जिससे आप। देव बोला, सर मेरे फ़र्ज पर उंगली मत उठाइए, मैं बस वर्तिका को समझाने आया था और कुछ नहीं। चंद्रिका जी बोले, तो आप सामने से भी तो आ सकते थे ना, ये चोरी से आने की क्या ज़रूरत थी? या फिर मेरी बेटी को भलाना चाहते थे? देव बोला, सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सामने से ही आता, लेकिन अभी मैं किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और ना मेरी वजह से वर्तिका को परेशानी हो ये चाहता था। और मेरा यहाँ आना वर्तिका की जिद थी, इसलिए ऐसे आना पड़ा, नहीं तो मैं कभी भी ऐसे नहीं आता। चंद्रिका जी बोले, मतलब क्या है आपके कहने का कि लाडो ने आपको बुलाया है ना? आप आए हैं और बदनाम हमारी बेटी को कर रहे हैं। देव बोला, सर आपकी बेटी को बदनाम करने से पहले देव अपने आप को ख़त्म कर लेगा, लेकिन उसके ऊपर एक आंच भी नहीं आने देगा। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने जाने से पहले मिलने का जिद किया तो मुझे आने पड़ा। चंद्रिका जी बोले, लेकिन वो आपसे मिलने की जिद क्यों करेगी? वो तो जानती भी नहीं है आपको। वर्तिका बोली, पापा मैं जानती हूँ देव को। चंद्रिका जी बोले, अब ये देव कौन है? देवांश का नाम ही देव है। हम ऋषिकेश में मिले थे और हम एक दूसरे से। चंद्रिका जी बोले, एक मिनट, आप इनसे ऋषिकेश में मिल चुकी हैं? वर्तिका सर झुकाकर हाँ में सिर हिला देती है। और क्या कहा आपने? मैं देव से प्यार करती हूँ। चंद्रिका जी देव के तरफ देखकर बोले, और आप भी करते हैं लाडो से प्यार? देव बोला, जी नहीं सर। सब उसे ही देखने लगे। वर्तिका की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे और वो एकटक उसे ही देखे जा रही थी। देव बोला, मतलब प्यार कोई एक दिन में तो हो नहीं जाता, और अगर हो भी जाता है तो भी मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहता हूँ। मैं खुद को वर्तिका के काबिल बनाना चाहता हूँ, उसको खुद के पैरों पर खड़े होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहता। कल को उसे मेरे या आपके नाम से नहीं, उसके खुद के नाम की पहचान चाहता हूँ। उसके बाद अगर वो चाहे तो मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, ये उसकी चॉइस होगी। उसके पहले मैं प्यार के दावे नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने उसके लिए किया ही क्या है जो प्यार के दावे करो। आपको मुझे कुछ भी कहने का पूरा हक है, क्योंकि आपने उसे जन्म दिया है, बड़ा किया है, उसकी आज तक की ख्वाहिशें पूरी की है, इसलिए। चंद्रिका जी बोले, मतलब कल को अगर लाडो कुछ बन जाएगी और कहेगी तुमसे प्यार करती है, तब भी तुम उसे ऐसे ही छोड़कर भाग जाओगे? देव बोला, कल अगर वो कहेगी और मैं उसके काबिल हुआ तो उसका हाथ आपसे मांग कर ले जाऊंगा, चोरी छिपे नहीं। ये एक ब्राह्मण का वादा है आपसे। उसके बाद जब तक जिंदा हूँ उसके साथ रहूँगा। अगर मर गया तो मरने के बाद भी परछाई बनकर रहूँगा, इतना भरोसा दिला सकता हूँ आपको। चंद्रिका जी बोले, तो इन सब का क्या मतलब समझूं मैं, जब प्यार ही नहीं करते हो? देव बोला, अभी वो सिर्फ आपकी बेटी है और जब तक वो मेरी पत्नी नहीं बनेगी मैं कोई भी दावा नहीं करूँगा, नहीं तो ये आपके साथ गलत होगा। और यही बात मैं वर्तिका को समझाने की कोशिश कर रहा था। चंद्रिका जी बोले, बस बहुत हो गया तुम्हारा ज्ञान, अब और नहीं। यार पका दिए तुम तो। और वर्तिका की तरफ देख कर बोले, यही मिले थे आपको? आप इनके साथ सारी जिंदगी बिताना चाहती हैं जो खुद कंफ्यूज हैं। देव एकदम शॉक्ड सा होकर कभी चंद्रिका जी को और कभी वर्तिका को देख रहा था। क्या करेगी अब वर्तिका जब उसके पापा देव से रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे? देव और वर्तिका की ज़िंदगी किस तरफ जाएगी, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।